गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए भारत का सबसे सख्त आतंक विरोधी कानून है, जिसमें कथित रूप से कुछ कठोर प्रावधान शामिल है। इसके स्वरूप और क्रियान्वयन में बहुत सी छूटें दी गई हैं, क्योंकि देश बार बार आतंकवादी कृत्यों से आहत होता रहा है। फिर भी विभिन्न कानूनों के तहत आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल करने में लगने वाले समय पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के भारत में अपराध क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो एक चिंताजनक स्थिति नजर आती है। यूएपीए के तहत दर्ज लगभग 50% मामलों में आरोप पत्र एफआईआर दर्ज होने के कम से कम 1 वर्ष बाद दायर किए गए। इनमें से 15% आरोप पत्र दायर करने में 2 वर्ष से अधिक समय लगा। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसे वर्ष 1967 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। आतंकवादी वित्तपोषण, साइबर आतंकवाद, व्यक्तिगत पदनाम और संपत्ति की जब्ती संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए इसमें कई बार संशोधन किया गया, जिसमें नवीनतम संशोधन वर्ष 2019 में देखा गया। यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को देश भर में यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। यह आतंकवादी कृत्यों के लिए उच्चतम दंड के रूप में मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। यह संदिग्धों को किसी आरोप या ट्रायल के 180 दिनों तक हिरासत में रखने और आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने की अनुमति देता है, जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि वे दोषी नहीं हैं। यह गैर कानूनी गतिविधि को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण या अलगाव का समर्थन करता है, यह उसे प्रेरित करता है, या जो इसकी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाता है या इसका अनादर करता है। यह आतंकवाद को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या आघात का कारण बनता है, या इसकी मंशा रखता है, या किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है, या जो भारत या किसी अन्य देश की एकता, सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है। यूएपीए के पक्ष में और विपक्ष में तर्क। राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके समर्थकों का तर्क है कि यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कानून सरकार को उन व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध निवारक उपाय करने का अधिकार देता है जो आतंकवाद और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली अन्य गतिविधियों में शामिल हैं या उनका समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक जेसुइट पादरी एवं कार्यकर्ता स्टैन स्वामी जनवरी 2018 में आयोजित दलितों की एक बैठक के दौरान हिंसा भड़काने के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। सरकार ने आरोप लगाया था कि वह प्रतिबंधित माओवादी समूह से संलग्न थे और राज्य में तख्तापलट की साजिश का अंग थे। आतंकवाद विरोधी उपाय। यूएपीए को एक व्यापक कानून के रूप में देखा जाता है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करता है। यह व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति देता है, जिससे उनकी जांच करना, मुकदमा चलाना और आतंकी गतिविधियों को रोकना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, सरकार ने यूएपीए के तहत कई व्यक्तियों को, संगठनों को आतंकवादी या आतंकी संगठनों के रूप में नामित किया है, जैसे मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य। इससे सरकार को उनकी संपत्ति जब्त करने, उनकी यात्रा को प्रतिबंधित करने और उन पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिली है। निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की अनुमति देता है। समर्थकों का तर्क है कि संभावित खतरों साकार होने से पहले इन्हें रोकने के लिए यह प्रावधान आवश्यक है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां औपचारिक परीक्षण या ट्रायल के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो सकते हैं। छात्र कार्यकर्ता सफूरा जरगर को वर्ष 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में यूएपीए के तहत हिरासत में ले लिया गया था। सरकार ने आरोप लगाया था कि वह एक प्रतिबंधित चरमपंथी समूह में संलग्न थी और सीएए विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में शामिल थी। वैश्विक प्रतिबद्धताएं। समर्थकों का तर्क है कि यूएपीए आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के वैश्विक प्रयासों से संरेखित है और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में अन्य देशों के साथ सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, सरकार ने 2019 में आतंकवाद वित्तपोषण के दमन के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द सुप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की पुष्टि की और इसके प्रावधानों को शामिल करने के लिए यूएपीए में संशोधन किया। इस संशोधन ने सरकार
सरकार को आतंकवाद के वित्त पोषण को अपराध घोषित करने और संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करने के लिए वित्तीय संस्थानों पर दायित्व लागू करने में सक्षम बनाया। प्रभावी अभियोजन यूएपीए को एक मजबूत कानूनी साधन के रूप में देखा जाता है जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सुविधा प्रदान करता है। यह कानून बाधित संचार, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य आधुनिक जांच तकनीकों के उपयोग की अनुमति देता है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों के विरुद्ध मामला या केस बनाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के एकमात्र जीवित पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब पर मुकदमा चलाने और उसे दोषी ठहराने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल किया था। सरकार ने हमलों में उसकी संलिप्तता साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड, कबूलनामे और फोरेंसिक सबूतों का सहारा लिया। उसे मौत की सजा सुनाई गई और वर्ष 2012 में फांसी दे दी गई। निवारक उपाय यूएपीए को उन व्यक्तियों व संगठनों के विरुद्ध एक निवारक उपाय डिटरेंस के रूप में देखा जाता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलग्न होने के इच्छुक हो सकते हैं। कानून द्वारा निर्धारित गंभीर दंड और कानूनी परिणामों का उद्देश्य व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियों में भाग लेने या समर्थन करने से हतोत्साहित करना है। उदाहरण के लिए वर्ष 2001 में संसद पर हमले का मामला जिसमें 14 लोग मारे गए और 22 लोग घायल हुए। सरकार ने हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के दोषी पाए गए लोगों पर गंभीर दंड आरोपित करने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल किया। मुकदमे के बाद अफजल गुरु और अन्य को वर्ष 2013 में फांसी दे दी गई। विपक्ष में तर्क मूल अधिकारों का उल्लंघन यह कानून संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति, निरायुध सम्मेलन और संगम या संघ निर्माण की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह असहमति एवं विरोध को अपराध घोषित करता है और इसका इस्तेमाल सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्रों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। सुरक्षा तंत्र का अभाव अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून में पर्याप्त सुरक्षा उपायों और जवाबदेही तंत्र का अभाव है। यह केंद्र सरकार को बिना किसी न्यायिक समीक्षा या अपील के अवसर के व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का एकमात्र विवेक सौंपता है। सबूत देने का बोझ भी आरोपी पर डाल देता है, जिससे जमानत या निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा एनआईए बनाम जहूर अहमद शाह वटाली 2020 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यूएपीए के तहत जमानत पर विचार करते समय अदालतों के अभियोजन के मामले के विस्तृत विश्लेषण में संलग्न होने और यह देखने की अनुमति नहीं है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त हैं भी या नहीं। बाद में थवाहा फजल बनाम भारत संघ 2021 मामले में न्यायालय ने यूएपीए की धारा के तहत आरोपियों के लिए जमानत प्राप्त करना कुछ आसान बना दिया। संघीय ढांचे के विरुद्ध विरोधी तर्क देते हैं कि यह कानून देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है, क्योंकि यह विधि व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जांच करने की राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण करता है। यह एनआईए की स्वायत्तता व स्वतंत्रता को भी कमजोर करता है, जिसे आतंकवाद निरोध के लिए एक केंद्रीय एजेंसी माना जाता है। दोष सिद्धि की निम्न दर इस कानून के तहत दोष सिद्धि की दर निम्न रही है, जो प्रकट करता है कि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के मामले में अप्रभावी और मनमाना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2016-2019 के बीच यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में से केवल 2.2% मामलों में ही न्यायालयों में दोष सिद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि इस कानून का इस्तेमाल आतंकवाद पर अंकुश लगाने के बजाय निर्दोष लोगों को परेशान करने और उन्हें डराने धमकाने के लिए किया जाता है। न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण रहा है? अरूप भुइया बनाम असम राज्य 2011 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी प्रतिबंधित संघ की सदस्यता मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है या लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है या अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से कोई निर्णय करता है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि आतंकवाद मुकाबले के प्रयासों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो यह आत्म पराजय की स्थिति होगी। भारत संघ बनाम के नजीब 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यूएपीए के तहत जमानत पर प्रतिबंधों के बावजूद संवैधानिक न्यायालयों जमानत की अनुमति दे सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि आरोपी के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ 2018 मामले में न्यायालय ने कहा कि सरकारी और संसदीय कृत्यों के विरुद्ध आवाज उठाना वैध है। हालांकि ऐसे विरोध प्रदर्शन और सभाओं को शांतिपूर्ण व
अहिंसक निरायुध होना चाहिए। यूएपीए में सुधार के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? कानून में संशोधन करना, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, असहमत विचार और वैचारिक अभिव्यक्ति जैसी संवैधानिक रूप से सुरक्षित गतिविधियों को दायरे से बाहर करने के लिए गैर कानूनी गतिविधि और आतंकी कृत्य की परिभाषा को स्पष्ट किया जाना चाहिए। वर्तमान में मौजूद परिभाषाएं अस्पष्ट, व्यापक और व्यक्तिनिष्ठ हैं और इनका उपयोग किसी भी ऐसे कृत्य को अपराध घोषित करने के लिए किया जा सकता है जिसे सरकार अवांछनीय और धमकीपूर्ण मानती है। असहमति, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की एक अनिवार्य विशेषता है, जैसा कि मकबूल फिदा हुसैन बनाम राजकुमार पांडे 2008 मामले में कहा गया था। सबूत के बोझ को हस्तांतरित करना, सुनिश्चित किया जाए कि सबूत या साक्ष्य प्रदान करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर हो, न कि अभियुक्त पर। यूएपीए आपराधिक कानून के सामान्यतः सिद्धांत को ही उलट देता है, जहां अभियुक्तों पर ही सभी को निर्दोष साबित करने का भार डाल दिया गया है, बजाय इसके कि अभियोजन पर उसे दोषी सिद्ध करने उत्तरदायित्व हो। इससे आरोपी को जमानत मिलना या मामले की निष्पक्ष सुनवाई होना अत्यंत कठिन हो जाता है। एक समीक्षा तंत्र स्थापित करना, कतिपय संघों या व्यक्तियों को गैर कानूनी या आतंकी रूप से प्रतिबंधित करने या नामित करने के सरकार के निर्णयों की निगरानी करने और उसे चुनौती देने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाए। वर्तमान तंत्र अपर्याप्त और अप्रभावी है क्योंकि सरकार अपने कार्यों के लिए कोई कारण या सबूत नहीं देना पड़ता है और समीक्षा न्यायाधिकरण प्रायः पक्षपाती या सरकार से प्रभावित होता है। अंतिम उपाय के रूप में यूएपीए का उपयोग करना, सुनिश्चित किया जाए कि यूएपीए का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाए, न कि सुरक्षा खतरों या सामाजिक अशांति से निपटने के लिए पहली प्रतिक्रिया के रूप में। यूएपीए कानून का इस्तेमाल वैध असहमति, आलोचना या विरोध को दबाने या नागरिक समाज के अभिकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों या मानवाधिकार रक्षकों को परेशान करने, डराने या चुप कराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सरकार सभी नागरिकों के मूल अधिकारों एवं स्वतंत्रता का सम्मान व सुरक्षा करनी चाहिए और संघर्षों एवं शिकायतों को हल करने के लिए संवाद, समझौता, वार्ता एवं सुलह को अधिनियमित या प्रमुख साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष, यूएपीए भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक शक्तिशाली उपकरण या साधन है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इसके समर्थक राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद निरोध के पक्ष में एक बल देते हैं, जबकि इसके आलोचक अधिकारों के संभावित उल्लंघन और दोष सिद्धि की निम्न दर की ओर इशारा करते हैं। सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन निर्माण के लिए विचारशील संशोधन, सम्यक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता और यूएपीए के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है, जो भारत में एक अधिक प्रभावकारी आतंकवाद विरोधी रणनीति को आकार दे सके।